हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। आज है 1 अक्टूबर। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा कितने % तक बढ़ाई है? तो ये 30% तक बढ़ाई है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बच्चा या भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे यदि परिवार पेंशन के लिए अलावा अन्य स्रोतों से उनकी आय संबंधित मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी द्वारा किए गए अंतिम वेतन के 30% से कम है और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत है। ऐसे मामले में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से प्राप्त होगा। वर्तमान में विकलांग बच्चे, भाई बहन परिवार पेंशन के एक परिवार पेंशन के लिए पात्र है यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से विकलांग भाई व बच्चे की कुल मासिक आय महंगाई राहत के साथ 9,000 रुपये से अधिक नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत की गई है? तो ये सामाजिक एवं आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा की गई है। आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल है। सहकारी मंत्रालय अभी अमित शाह के पास है। जल शक्ति मंत्रालय ये गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। देखते हैं इसके बारे में कुछ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर है 14567। ठीक है। मंच वरिष्ठ नागरिकों को अपनी चिंताओं को जोड़ने और साझा करने के लिए उन समस्याओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अनुमति देगा जिनका वे दिन प्रतिदिन के आधार पर सामना करते हैं। यह पेंशन के मुद्दों, कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेगा, भावनात्मक समर्थन का विस्तार करेगा और यहाँ तक कि दुर्व्यवहार के मामलों के मैदान पर हस्तक्षेप करेगा और बेघर बुजुर्गों को बचाएगा। टाटा ट्रस्ट और NSE फाउंडेशन के द्वारा ये एल्डर तकनीकी भागीदार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये उत्तरी कोरिया के द्वारा। इजराइल का ब्राक मिसाइल, चीन का भी तियानवेन जो कि मंगल ग्रह पर पहुंचा है। ठीक है, देखते हैं आगे इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तरी कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हवासोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 5 साल की सैन्य विकास योजना में उत्तर कोरिया द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण नई हथियार प्रणाली में से एक मिसाइल थी। एक महीने में यह देश का तीसरा मिसाइल परीक्षण था। इससे पहले इसने एक नए प्रकार के क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। साथ ही एक नई ट्रेन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का भी परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती है और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति प्राप्त कर सकती है, जिसकी विरोधियों ने अवरोधन की क्षमता सीमित हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया है? तो ये जितेंद्र सिंह के द्वारा। हरदीप सिंह, गजेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्रालय, सर्बानंद ये आयुष मंत्रालय है अभी वर्तमान में। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ। आज़ादी की अमृत महोत्सव के भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसके पास है, ने जन केयर औषधि शीर्षक के अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। ये ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान करना और भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों और समाधानों के साथ साथ सामने आते हैं, जो भारत के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी को मजबूत करने के लिए कम संसाधन सेटिंग्स में काम कर सकते हैं। चुनौती को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नेस्कॉम एवं नेस्कॉम फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी
डिस्कवर डिजाइन स्केल कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया है। जन केयर अमृत चैलेंज टेलीमेडिसिन में नवाचार, डिजिटल व स्वास्थ्य बिग डेटा के साथ हम हेल्थ, एआई, ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को मान्यता देगा। चुनौती 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगी। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है निधि 2.0 योजना? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, महानवादी अनुच्छेद 76 भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 51 में, उपराष्ट्रपति 63 में। देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2021 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डाटाबेस योजना उद्घाटन किया है। निधि 2.0 डाटाबेस में केवल आवास इकाई बल्कि ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और अन्य लोगों को भी शामिल करके अधिक समावेशी होगी। निधि योजना पर्यटक मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण की सुविधा और पर्यटन क्षेत्र के व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। सभी आवास इकाइयों की आदित्य उद्योग का हिस्सा बनने के लिए मंच पर खुद को पंजीकृत करने को प्रोत्साहित करके इस अवसर के एक भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए और समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक मानवीय संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये यमन ने जीता है। इटली ने यूरो कप 2021 का खिताब जीता है, यूरो कप। अर्जेंटीना जो है कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, देखते हैं आगे। यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 UNHCR नानासेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। अमीन जुबरान द्वारा 2017 में स्थापित जिल अल्वेना एसोसिएशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन ने देश के संघर्ष में विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने वाले जीवन रेखा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान जीता है। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड शरणार्थी, अन्य विस्थापित और स्टेनलेस लोगों की रक्षा के लिए कर्तव्य की पुरस्कार से ऊपर और परे जाने के लिए व्यक्तियों, समूह या संगठनों को सम्मानित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 सितंबर को मनाया गया। 28 सितंबर रेबीज दिवस। ठीक है, 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। देखते हैं इसके आगे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। इस साल 44वां विश्व समुद्री दिवस 2021 मनाया गया, जिसकी थीम है नाविक नौवहन के भविष्य मूल में। ठीक है, इस वर्ष का विषय विश्व व्यापार में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता और उनकी दृश्यता बढ़ाने की स्पष्ट आवश्यकता को दर्शाता है। 2021 के लिए विश्व समुद्री दिवस विश्व नौ परिवहन के बीच लोगों के रूप में नाविकों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगी, जबकि समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नाविक के कल्याण का डिजिटलीकरण और स्वचालन में वृद्धि की पृष्ठभूमि के विरुद्ध समुद्री कार्य के भविष्य और नाविकों की भूमिका के लिए प्रासंगिक विशिष्ट विषयों की गतिविधि के अनुमान भी देगा। ठीक है, देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। भारत के नए NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ये रणवीर सिंह को चुना। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक हैं वर्तमान में। अरुण कुमार मिश्रा NHRC के अध्यक्ष हैं। देखते हैं आगे। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को
भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वह 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक NBA के साथ काम करेंगे। 2021-22 सीजन के लिए सिंह कई लीग पहलों में भाग लेंगे, जिन्हें NBA इंडिया उसके व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदर्शित किया जाएगा। NBA और वैश्विक खेल मीडिया व्यवसाय है जो 4 पेशेवर खेल लोगों के आसपास बनाया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, महिला बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA जी लीग और NBA 2K लीग। ठीक है। NBA गेम्स और प्रोग्रामिंग 215 देशों और क्षेत्रों को उपलब्ध है और 100 देशों में ये 1 लाख से अधिक स्टोर में बिक्री के लिए मर्चेंडाइज उपलब्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी पुस्तक में काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के रहस्य को बताता है? तो ये इंदिरा नूई की पुस्तक में बनाता। देखते हैं आगे इसके बारे में कुछ। अपनी पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर में इंदिरा नूई उस महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है जो कामकाजी महिलाओं के जीवन में संगठनात्मक समर्थन निभाता है। उदाहरण के लिए वह भारत में अपने पिता की देखभाल करने के लिए BCG द्वारा 3 महीने को सवैतनिक छुट्टी की पेशकश का सूचीबद्ध करती है और उन्हें कैंसर का पता चल जाता था। इंदिरा नूई अपने संस्मरण माई लाइफ इन फुल चैत्य इंडिया द्वारा प्रकाशित उस यात्रा की कहानी 313 पृष्ठ पर बताती है, जो अमेरिका में बसने, बेडरूम पर बातचीत करने, काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने और कार्यस्थलों के लिए महामारी का क्या मतलब है, अपने अनुभवों से भरे हुए बताते हैं। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, द बैटल ऑफ रेजोंगला हाल ही में प्रकाशित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कुलप्रीत यादव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला। देखते हैं आगे। कुलप्रीत यादव द्वारा लिखित एक नई किताब का शीर्षक है द बैटल ऑफ रेजोंगला है। एक किताब 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्हें 1962 में भारत चीन युद्ध 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी, जिसने पूरे लद्दाख क्षेत्र में एक संभावित कब्जा हो गया। पेंगुइन रैंडम हाउस की वीर छाप के तहत प्रकाशित द बैटल ऑफ रेजोंगला पूर्व नौसैनिक अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव द्वारा लिखी गई है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।